आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है फाइटोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मा। प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। तो आइए अपने टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा क्या होते हैं? अगर हम बात करें सबसे पहले फाइटोप्लाज्मा की, तो फाइटोप्लाज्मा जो है वो एक प्लांट पैथोजेनिक अति सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिन्हें हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम फाइटोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा भी हम कहते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा एक विशिष्ट कोशिका भित्ति रहित जीवाणुओं का समूह है जो विशेष रूप से पौधों के फ्लोएम, ऊतक रस चूसने वाले कीटों के शरीर में पाए जाते हैं। 1967 में खोजे गए इन प्रोकैरियोट्स को शुरू में क्या कहते थे? माइकोप्लाज्मा, जैसे जीव एमएलओ कहा जाता था, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती थी। ठीक वैसे ही जैसे जानवरों को संक्रमित करने वाले माइकोप्लाज्मा में होती है। ठीक है, तो प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा जीव आते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को कॉज करते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लाज्मा को ही पहले माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एमएलओज कहते हैं। ये पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है, वैसे तो जो ये फाइटोप्लाज्मा होते हैं वो रस चूसने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनके टिश्यूज़ में पाए जाते हैं और ये डिजीज़ को ट्रांसमिशन करते हैं हेल्थी प्लांट टू अनहेल्थी प्लांट। ठीक है, सॉरी, अनहेल्थी प्लांट टू हेल्थी प्लांट में डिजीज़ को ट्रांसमिट जो है वो करने का काम जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हम फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। 1000 से अधिक पौधों की प्रजातियों में गंभीर अक्सर विनाशकारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो लगभग 1000 से अधिक जो पौधों में बीमारियां होती हैं उसके लिए ये मतलब कि जिम्मेदार होते हैं, उसको कॉज करते हैं। ठीक है, जिनमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलें, फल, सब्जियां और सजावटी पौधे शामिल हैं। तो फल मुख्य रूप से फल, सब्जियां हो गई, सजावटी फूल वाले, पुष्प वाले पौधे हो गए, उनमें ये 1000 से अधिक बीमारियों को पैदा करने का काम करते हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पौधों के लिए हार्मफुल होती हैं। इन्हें विट्रोकल्चर नहीं किया जा सकता है, यानी इनमें प्रयोगशाला माध्यम में नहीं उगाया जा सकता है, इसलिए इन शोध करना कठिन है, जिससे कि ये कृषि में सबसे रहस्यमय पादप रोगजनकों से बन गए हैं। मतलब कहने का मतलब कि इसे हम प्रयोगशाला में विट्रोकल्चर नहीं कर सकते, प्रयोगशाला में इन्हें हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, जिससे कि जो ये फाइटोप्लाज्मा के जो डिजीज़ हैं इसके नियंत्रण करने में काफ़ी जो है वो समस्या आती है। ठीक है, और इनके बारे में हम गहराई से अध्ययन जो है वो शोध करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ये जो जैविक विशेषताएं अद्वितीय प्रकृति, यानी कि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो विशेषताएं हैं, अगर विशेषताओं की बात करें हम, तो फाइटोप्लाज्मा मॉलिक्यूट वर्ग से संबंधित है। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा किस क्लास में आते हैं? मॉलिक्यूट्स क्लास के अंतर्गत आते हैं, जो अपनी छोटी सरल कोशिकाओं और कठोर पेप्टाइडोलाइकेन कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। उसके बजाय वे केवल एक लचीली इकाई झिल्ली से घिरे होते हैं, जिससे वे संकीर्ण फ्लोएम कोशिकाओं छलनी तत्वों से गुजरते समय विभिन्न आकार यानी गोलाकार से तंतुमय धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लाज्मा मॉलिक्यूट्स से संबंधित है, जो अपनी छोटी सरल कोशिकाओं और कठोर पेप्टाइडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। इसके बजाय वे केवल एक लचीली इकाई झिल्ली से घिरे होते हैं, जिससे संकीर्ण फ्लोएम कोशिकाओं यानी छलनी तत्वों से गुजरते समय विभिन्न आकार यानी गोलाकार तंतुमय को धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो है वो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अगर हम बात करें कि मिनिमल जीनोम की बात करें, तो इनके जीनोम बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर लगभग 500 से 1000 kbp, जो उन परजीवियों की विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं हैं जो पोषक तत्वों के लिए अपने मेज़बान पर निर्भर रहते हैं। इनमें एटीपी संश्लेषण सहित कई आवश्यक
जैव संश्लेषण प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, जिससे ये पूरी तरह से मेज़बान पौधे या कीट पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका जो है वो न्यूनतम जीनोम होता है। अंतःकोशिकीय रोगजनक की बात करें, अंतःकोशिकीय यानी इंट्रासेल्युलर पैथोजेनिस की बात करें, तो ये फ्लोएम की छलनी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोएम की छलनी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में निवास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, अब बात करें नॉन सस्टेनेबिलिटी की, असंवर्धनीयता की। असंवर्धनीयता की बात करें तो आज तक कोई भी विशुद्ध रूप से कृत्रिम वातावरण में फाइटोप्लाज्मा को विकसित करने में सफल नहीं हुआ है। ठीक है, अंतर संवर्धनीय की बात करें, नॉन सस्टेनेबिलिटी की बात किया जाए तो आज तक कोई भी विशुद्ध रूप से कृत्रिम वातावरण में फाइटोप्लाज्मा को जो है संवर्धन में सफलता नहीं मिली है। तो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब कृत्रिम रूप से हम फाइटोप्लाज्मा को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं इसमें, जिससे कि इसमें शोध में समस्या आती है। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल रूप से इसे हम आइसोलेट नहीं किया जाता है लेबोरेटरी में, जिससे कि इसकी पहचान करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं और इसके नियंत्रण करने में भी समस्याएं आती हैं। ठीक है, अगर बात करें हम संचरण और रोग परिस्थितिकी, ट्रांसमिशन एंड डिजीज इकोलॉजी की बात करें कि किस प्रकार से फाइटोप्लाज्मा के डिजीज जो है वो ट्रांसमिशन होते हैं और इनकी परिस्थिति क्या है, इकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो फाइटोप्लाज्मा अनिवार्य परजीवी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं, अनिवार्य परजीवी होते हैं जो अपने जीवन चक्र को पौधों और कीटवाहकों के बीच बारी बारी से अपनाते हैं। ठीक है, तो अपने जीवन चक्र को पौधों और कीटवाहकों के बीच क्या करते हैं, बारी बारी से जो है वो अपनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका संचरण और उनकी रोग परिस्थिति होती है। कीटवाहक की बात करें, इंसेक्ट वेक्टर की बात की जाए, कीटवाहक की अगर बात करें, ये मुख्य रूप से हेमिप्टेरा गण के फ्लोएम भक्षण करने वाले कीटों द्वारा प्रसारित होते हैं, विशेष रूप से लीफ हॉपर, ठीक है, सिकाडेलिडे, प्लांट थॉपर्स, फुलगोरिडी और साइडी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये आपके कीटों के द्वारा जो है इंसेक्ट वेक्टर का काम करते हैं। फाइटोप्लाज्मा जो होते हैं मतलब कि वो जो है वेक्टर का काम करते हैं। अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में डिजीज़ को ट्रांसमिशन का भी काम जो है वो करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रकार के जो फैमिली हैं, अगर बात करें हम जो है वो, जैसे कि लीफ हॉपर हो गया, सिकोडेलिडी और फुलगोरिडी। ठीक है, लीफ हॉपर और प्लांट हॉपर जो होती हैं वो जो है फाइटोप्लाज्मा को ट्रांसमिशन का काम करते हैं। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा को अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में ट्रांसमिट करते हैं, रोगों का स्थानांतरण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंसेक्ट होते हैं जो इनका वाहक का काम करते हैं। अब बात करें हम संचरण तंत्र की बात करें, ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें अगर, तो जब कोई वाहक किसी संक्रमित पौधे को खाता है तो वह फाइटोप्लाज्मा को ग्रहण कर लेता है। इसके बाद बैक्टीरिया कीट की आंत में गुणा होते हैं और लार ग्रंथियों तक पहुंच जाते हैं, जहां वे भविष्य में भोजन करते समय स्वस्थ पौधों पर इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो फाइटोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, ये बेसिकली रूप से जो है वो जो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है, जो रस चूसने वाले प्रमुख कीट हैं, उनके द्वारा जो है वो अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, लीफ हॉपर्स हैं, तो वो रोग ग्रसित पौधों को सक करते हैं। ठीक है, उसमें सकिंग करते हैं, चूसते हैं, उनके रस को चूसते हैं। तो ये जो माइकोप्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं लार के द्वारा, और फिर से उनके लार के द्वारा जब वो जो है जब किसी हेल्थी प्लांट को के जूस को सक करते हैं तो उसमें फिर वो चले जाते हैं उनके सलाइवा के माध्यम से। तो इस प्रकार से रोगों का स्थानांतरण जो है वो अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में होता रहता है। तो इस प्रकार से इनका संचरण जो है वो होता है। अदर मेथड की बात करें तो फाइटोप्लाज्मा का संचरण ग्राफ्टिंग, जो कि अक्सर बागवानी में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो जो फाइटोप्लाज्मा है इसका जो है ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ग्राफ्टिंग में अक्सर जो है वो ग्राफ्टिंग के द्वारा भी जो है वो इसका संचरण होता है। जनरली जो है इसका जो ट्रांसमिशन होता है
वो रस चूसने वाले कीटों के द्वारा होता है। लेकिन अदर्स मेथड की बात करें तो ग्राफ्टिंग के द्वारा भी कुछ जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ये के माध्यम से और कभी कभी वानस्पतिक प्रसार सामग्री जैसे कि दूषित बीज या कटिंग के माध्यम से भी होता है। ठीक है, तो इसका जो है वो प्लांट प्रोपोगेशन के द्वारा भी होता है। प्लांट प्रोपोगेशन टेक्निक्स में कटिंग हो गया, बडिंग हो गया, ठीक है, और तमाम प्रकार के प्रदूषित औजारों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इस प्रकार से इसका, या फिर जो है ये जो बीज रोग ग्रसित बीजों का प्रयोग करते हैं उसके द्वारा भी इसका संचरण जो है वो हो जाता है। ठीक है, जो हमारा क्लीन फील्ड है उसमें जो है इस प्रकार से क्लीन फील्ड में भी आपके जो है इस प्रकार से बीमारियों का संचरण जो है वो हो जाता है। ठीक है, अगर हम सिम्टम्स ऑफ फाइटोप्लाज्मा डिजीज की बात करें, फाइटोप्लाज्मा रोगों के लक्षण की बात करें तो फाइटोप्लाज्मा पौधों के वृद्धि नियामकों में गंभीर गड़बड़ी पैदा करते हैं। इनके संक्रमण से अक्सर पौधों में बड़े पैमाने पर आकारिकी परिवर्तन होते हैं। सामान्य लक्षणों में कई सारे शामिल हैं। ठीक है, अगर हम लक्षणों की बात करें तो किस प्रकार से इनके लक्षण होते हैं, मतलब कि पौधों की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बाधित हो जाती हैं। पौधे झाड़ू नुमा बंझाकार बिल्कुल हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जो है और उनके जो वृद्धि नियामक होते हैं, प्लांट रेगुलेटर्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स, वो बाधित हो जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अगर हम लक्षण की बात करें कि ये हम कह सकते हैं कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा जो होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं उन बीमारियों के नाम की बात करें तो पहली बीमारी सबसे इम्पोर्टेंट है चुड़ैल की झाड़ू, द विचेस ब्रूम। ठीक है, चुड़ैल की झाड़ू जिसे हम कहते हैं द विचेस ब्रूम। ठीक है, तो चुड़ैल तो कोई देखा नहीं होगा, तो इस प्रकार से चुड़ैल की जैसे झाड़ू, ठीक है, चुड़ैल को किससे किया था, चुड़ैल से झाड़ू लेकर के खड़ी रहती है, तो चुड़ैल की जो झाड़ू होती है जिससे वो मारती है, ठीक है, तो उसी झाड़ू नुमा आकृति में पौधे जो है वो चेंज होते हैं, इसीलिए इसे हम विचेस ब्रूम कहते हैं। तो शाखाओं का अत्यधिक, इसके लक्षण की बात करें तो शाखाओं का अत्यधिक प्रसार जिसके परिणाम स्वरूप घनी झाड़ू जैसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, तो शाखाओं का अत्यधिक काफ़ी प्रसार हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है वो घनी झाड़ू, मतलब कि घनी झाड़ू जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से इसका आकार दिखाई देता है। इसके झाड़ू की आकृति जो है वो इसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, पुष्पों का पत्ती नुमा संरचनाओं में रूपांतरण। ठीक है, पुष्पों का जो है वो पत्ती नुमा आकृति में क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, पुष्प के भागों का पत्ती जैसी संरचनाओं में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, पुष्पों का हरा हो जाना, ये सारे जो है इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, तो चुड़ैल की झाड़ू जो है ये विशेष ब्रूम बीमारी ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, जिसमें पौधे की आकृति जो है वो चुड़ैल की झाड़ू की हो जाती है। ये बीमारी से करेले में होता है। विशेष ब्रूम किस में होता है, आपके करेले में देखने को मिलता है। ठीक है, और जैसे कि फाइटोप्लाज्मा डिजीज किस में हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है तिल की। ठीक है, कि तिल की फसल में फाइटोप्लाज्मा के द्वारा ही जो है ये आपके पुष्पों का पत्ती नुमा संरचनाओं में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम फाइलोडी डिजीज़ कहते हैं। फाइलोडी डिजीज ऑफ तिल की बात करें, तिल में फाइलोडी रोग की बात करें तो वो जो है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। ठीक है, पीलापन की बात करें, एलोइनेस की बात करें तो क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना। ठीक है, क्लोरोफिल की कमी के कारण, जैसे कि जब एमेलोज फाइटोप्लाज्मा का अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इससे क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इसका फाइटोप्लाज्मा के जो है वो लक्षण होते हैं। बोनोपनो ग्राउंड की बात करें, स्टैंड एंड ग्रोथ की एंड डिक्लाइन की बात करें तो विकास में सामान्य कमी, कम उपज और अंततः मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो विकास में सामान्य कमी होती है, कम उपज होती है और अंततः पौधे की मृत्यु हो जाती है। ये भी लक्षण जो है वो ये आपके जो है फाइटोप्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक हैं।
पर्पल टॉप की बात करें, बैगनी शीर्ष की बात करें, पर्पल टॉप, तो पत्तियों और तनों का लाल व बैगनी हो जाना, ठीक है। पत्तियों और तनों का लाल एवं बैगनी हो जाना, ये भी जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके इफेक्ट के लक्षण हैं, ठीक है। तो कुछ फसलों में पत्तियां जो है वो बैगनी पड़ जाती हैं, मिर्च में देखा जाता है, ठीक है, और पत्तियों को तनों का रंग लाल हो जाता है। तो ये सारे जो है वो जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वो जो है फाइटोप्लाज्मा के ही कैरेक्टर होते हैं। अब बात करेंगे, अभी तक तो हमने फाइटोप्लाज्मा के बढ़ा हुआ है, दूसरा जो प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो है आपका स्पायरोप्लाज्मा, ठीक है। स्पायरोप्लाज्मा की बात करें, स्पायरोप्लाज्मा प्रजातियां कुंडलित भित्त रहित जीवाणु, ठीक है, कुंडलित भित्त रहित जीवाणु मॉलिक्यूटस वर्ग, ठीक है, मॉलिक्यूटस वर्ग हैं जो पौधों के फ्लोएम और कीटवाहकों की आंत हीमोलिम्फ में पनपती हैं और साइट्रस स्टेम्बर्टन कार्न स्टंट जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न करती हैं। फाइटोप्लाज्मा के विपरीत इन्हें प्रयोगशाला माध्यमों में संवर्धित किया जा सकता है। ये बौना विकास, पत्तियों का पीला पड़ना और झाड़ी नुमा रूप से लक्षण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्पायरोप्लाज्मा जो होते हैं वो भी एक प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि आपने फाइटोप्लाज्मा पढ़ा वैसे स्पायरोप्लाज्मा होते हैं, ये भी पौधे के अंदर कई सारी बीमारियों को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी जो प्रजातियां होती कुंडली रहित होती हैं, भित्त रहित होती हैं और पौधों के फ्लोएम और कीटवाहकों के में पनपती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से पौधों के जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं उनके ब्लड में ये जो है जा कर के पनपती हैं और फिर इनकी संख्या जो है वो पौधों को अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में पौधों को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से इनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो काज होती है। इसे भी हम बहुत जो है प्रयोगशाला में संवर्धित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पौधों के विकास, पत्तियों का पीला पड़ना और झाड़ी नुमा, ये सारे इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर हम पादप रोग में विभिन्न पल्लों की बात करें तो रोगजनक की बात करें तो स्पायरोप्लाज्मा सिट्री सबसे प्रसिद्ध है जो कि हास्डिस में साइट्रस स्टरबर्ग और बिटल रूट रोग का कारण बनता है, ठीक है। स्पायरोप्लाज्मा के कुंडलिक में मक्का में स्टंट रोग का कारण बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइट्रस स्टरबर्ग जो रोग होता है साइट्रस में और मक्का का स्टंट डिजीज जो होता है वो स्पायरोप्लाज्मा के द्वारा जो है वो कॉज किया जाता है, ठीक है। वो प्रमुख बीमारी है। इसके वेक्टर ट्रांसमिशन की बात करें, ये लीफ ऑफर जैसे कि सर्कुलर फील्ड टेंडुलमेंडी द्वारा प्रसारित होते हैं। इन्हें प्रसारित होने के लिए कीट की आंत की बाधा और लार ग्रंथियों को पार करना होता है। तो ये जो है जो पत्तियों का रस चूसने वाले मुक्ता कीट होते हैं जैसे लीफ ऑफर हो गया, तो लीफ ऑफर्स के द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है अनहेल्थी प्लांट से तो हेल्थी प्लांट में, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो है वो संचरण होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में, ठीक है। इनकी फिटनेस की बात करें, ये जीवाणु फ्लोएम तक ही सीमित नहीं होते हैं जिनके कारण इनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, क्लोरोसिस विकास में रुकावट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये गतिशील होते हैं और इनका आकार कुंडलित होता है, ठीक है। ये गतिशील होते हैं, इनका आकार कुंडलित होता है और कई सारी बीमारी से क्लोरोसिस की बीमारी हो गया, पौधों में क्लोरोसिस हो गया, ठीक है। पौधों का झाड़ी नुमा हो गया, पौधों में झुर्रियाँ पड़ना हो गया, ठीक है। तो ये पौधों का विकास अवरुद्ध होना हो गया। तो इसके कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो पौधों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम बात करें आइडेंटिफिकेशन या प्रमोशन की बात करें, पहचान या संवर्धन की बात करें, इन्हें विशेष समृद्ध कृत्रिम संवर्धन माध्यमों पर उगाया जा सकता है जो आमतौर पर आकृष्य फाइटोप्लाज्मा के विपरीत तले हुए अंडे जैसी कॉलोनियाँ बनाते हैं, ठीक है। इन्हें विशेष रूप से कृत्रिम संवर्धन माध्यमों पर उगाया जा सकता है जो आमतौर पर आकृष्य फाइटोप्लाज्मा यानी तले हुए अंडे जैसी कॉलोनियाँ बनाते हैं। प्रबंधन की बात करें तो नियंत्रण में कीटवाहक का प्रबंधन, स्वस्थ रोपण सामग्री का उपयोग और संक्रमित पौधों को हटाना, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। हम कैसे जो है वो इसका प्रबंधन करेंगे तो फाइटोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा दोनों के प्रबंधन के लिए हम क्या करेंगे,
ठीक है। रोग ग्रसित प्रजातियों को हम उगाएंगे और रोग ग्रसित जो है वो प्रजातियों को हम उगाएंगे, और जो वाहक कीट हैं, ठीक है, मोस्टली जो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट हैं, जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, उन कीटों को हम फसल में जो है आने से रोकेंगे, उनको बचाव का काम करेंगे, ठीक है। और हम जो संक्रमित सामग्री है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, साफ़ सुथरे पौधे का उपयोग करेंगे, यानी कि जो भी हम नर्सरी से लाते हैं उसमें साफ़ सुथरे असंक्रमित पौधों का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो हम फाइटोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा से जो है अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको फाइटोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा के बारे में डिटेल से पढ़ाया। आज की वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे जो है ऑनलाइन क्लासेस को निरंतर पाने के लिए हमारे ऑनलाइन RBS महाविद्यालय के चैनल से जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।